नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। बुलेटिन में सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। देहरादून में 22वीं उत्तराखंड राज्य जूनियर एवं सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप का शुभारंभ। सीएम धामी ने किया शुभारंभ। खिलाड़ियों का किया उत्साहवर्धन। हाईकोर्ट ने मसूरी के पूर्व पालिका अध्यक्ष के चुनाव लड़ने की पाबंदी पर मांगा जवाब। 3 सप्ताह में सरकार और नगर पालिका दे रिप्लाई। 2 जुलाई के आदेश पर अगली तारीख तक लगाई रोक। हाईकोर्ट में हल्द्वानी हिंसा मामले में सुनवाई। आरोपी अब्दुल मलिक की पत्नी को मिली जमानत। झूठे शपथ पत्र से जमीन हड़पने के लगे थे आरोप। कांवड़ यात्रा पर यूपी और उत्तराखंड पुलिस ने की समन्वय बैठक। बॉर्डर पर यातायात व्यवस्था सुचारू करने के निर्देश। यात्रियों के लिए करें खास इंतजाम। और उत्तराखंड के 3 जिलों में भारी बारिश। चमोली, पौड़ी और कुमाऊं के लिए येलो अलर्ट जारी। पिथौरागढ़ के नाचनी के पास दर की पहाड़ी NH 107 बंद। खबरें विस्तार से। आम बजट 2024-25 में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पहाड़ी राज्य उत्तराखंड के लिए बड़े बजट का प्रावधान किया है। इन राज्यों की रेल परियोजनाओं के लिए 42,312 करोड़ रुपए का इंतजाम किया गया है। वहीं केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में रेल परियोजनाओं के लिए 5,131 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। इससे न केवल यहां चल रहे काम त्वरित गति से आगे बढ़ेंगे, बल्कि नई परियोजनाओं पर भी काम शुरू हो सकेगा। साथ ही उत्तराखंड में रेल नेटवर्क को सुदृढ़ भी किया जाएगा। सामरिक और चारधाम यात्रा की दृष्टि से महत्वपूर्ण ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का काम वर्ष 2026 तक के बीच तक में पूरा कर लिया जाएगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय रेल मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि इस बजट में 5,000 से अधिक करोड़ की धनराशि का प्रावधान उत्तराखंड के अंदर रेल के विस्तार के लिए, पुराने जो हमारे रेलवे स्टेशन हैं उनके नवनिर्माण के लिए, सौंदर्यीकरण के लिए और नई रेल लाइनें भी आगे के लिए उसकी DPR बनाने के भी जो प्रस्ताव उन्होंने वहाँ रखे हैं, निश्चित रूप से हमारे उत्तराखंड के लिए ये बहुत ही विकास के लिए बहुत अच्छी बात है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और रेल मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। IIT रुड़की परिसर के सीनेट हॉल में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें 27 जुलाई को होने जा रहे दीक्षांत समारोह के संबंध में जानकारी दी गई। IIT रुड़की के निदेशक प्रोफेसर के पंत ने बताया कि कॉन्वोकेशन हॉल में 24वां दीक्षांत समारोह होने जा रहा है, जिसमें नेस्कॉम के अध्यक्ष देवजानी घोष मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगी। उन्होंने बताया कि दीक्षांत समारोह में कुल 2,513 छात्रों को उपाधि दी जाएगी। उन्होंने बताया कि दीक्षांत समारोह हमारे छात्रों की कड़ी मेहनत और समर्पण का उत्सव है, जिसमें 442 जो हैं हमारे छात्र जो PhD करते हैं वो हैं और 1277 जो हैं अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स हैं, 794 जो है मास्टर स्टूडेंट हैं। तो ये PhD स्टूडेंट जब हम बात करते हैं तो ये एक बड़ा परसेंटेज है, जो कि 442 स्टूडेंट हैं। और जब हम बात करते हैं महिलाओं के योगदान की, तो इसमें मोर देन 23% से ज़्यादा, 23% से ज़्यादा जो महिलाएं हैं वो डिग्री लेंगे। इसमें टोटल जो मैंने बताया कि 2,513 छात्रों में से, तो ये उत्तराखंड में शिक्षा विभाग में शिक्षकों के प्रमोशन को लेकर प्रदेश सरकार लगातार सकारात्मक रुख दिखा रहा है। शिक्षकों की एक पहल से शिक्षकों के प्रमोशन की समस्या का 1 सप्ताह के अंदर समाधान हो सकता है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि पिछले 2 साल के दौरान हमने शिक्षा विभाग में छात्रों और शिक्षकों के हित के लिए 55 फैसले लिए हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हर 2 महीने में शिक्षक संगठनों के साथ हमारी बैठक भी हो रही है। पहली बार ऐसा है कि सरकार के फैसलों का शिक्षक समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के प्रमोशन का जो मुद्दा है वो भी जल्द हल हो जाएगा।
प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों से आह्वान किया कि यह मामला न्यायालय में है और ऐसे में अगर शिक्षक न्यायालय से अपनी याचिका को वापस ले लें तो उनके प्रमोशन को लेकर 1 हफ्ते में सकारात्मक निर्णय हो जाएगा। हमने निर्णय लिए हैं वो छात्र हितों में देखते हुए लिए हैं और जो हमारे टीचर्स हैं उनकी जो दिक्कतें हैं उनके लिए पूरे निर्णय लिए हैं। हम हर 2-2 महीने में शिक्षक संगठनों के साथ बैठक करते हैं। उनकी जो 22 डिमांड थी उसमें से अधिकांश डिमांडें हमने उनकी पूरी कर दी हैं और ये पहला मौका है जो कि शिक्षक संगठन भी सरकार के निर्णयों से बहुत खुश है। जहाँ तक प्रमोशन का सवाल है तो प्रमोशन के मामले जो है कोर्ट में लंबित है। हम ये कह रहे हैं शिक्षक संगठनों से, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि वो अपने केस अगर वापस ले लेते हैं तो हम 1 हफ्ते में सभी टीचर्स के प्रमोशन कर देंगे जो कि प्रमोशन के लायक भी हैं। हाईकोर्ट ने निवर्तमान अध्यक्ष के चुनाव लड़ने पर रोक संबंधी याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने सरकार और पालिका से 3 सप्ताह में जवाब मांगा। ये केस नगरपालिका मंसूरी के निर्दलीय निवर्तमान अध्यक्ष पर 5 साल के लिए चुनाव लड़ने की पाबंदी को लेकर है। इसमें हाईकोर्ट ने सरकार की 2 जुलाई 2024 के संशोधन आदेश पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मंसूरी के निवर्तमान निर्दलीय अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि उनके कार्यकाल में नगरपालिका ने उन्हें वित्तीय अनियमितता करने को लेकर 16 अगस्त 2023 को अपना पक्ष रखने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया था। तो करेंगे अगली खबर का। स्कूलों में लगाए गए वाहनों में ओवरलोडिंग पर परिवहन विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है। बस और ऑटो में ओवरलोडिंग कर स्कूली बच्चों को ले जाने वाले वाहन चालकों पर अब शिकंजा कसता जा रहा है। देहरादून में बच्चों को लाने और ले जाने वाले बस और ऑटो चालक अपने बस और ऑटो में ओवरलोड कर बच्चों को ले जाते हैं, जिससे बड़े हादसे होने का अंदेशा लगा रहता है। अब परिवहन विभाग ऐसे ऑटो चालक और बस चालकों पर शिकंजा कस रहा है। परिवहन अधिकारी शैलेश तिवारी ने बताया कि हमारी ओर से 2 दिन के लिए एक बड़ा अभियान चलाया गया है, जिससे हम सभी के पेपर की जांच करने के साथ साथ उनके मानक भी चेक कर रहे हैं। जो चालक ओवरलोड बच्चों को बैठाते हैं उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जा रही है। हम लोगों ने विशेष फोकस कर रखा है स्कूल के बच्चों को ढोने वाले वाहनों पर, जैसे स्कूल वैन हो गए, बसेस हो गए, तो इन पे हम लोग विशेष फोकस कर रहे हैं और लगातार हमारा अभियान चलता है। लेकिन अब चूँकि स्कूल बंद होने के बाद अभी खुले हैं तो 2 दिनों का हम लोगों ने अभियान चलाया है। कल हमारा फर्स्ट डे था, उसमें लगभग 80 गाड़ियों के चालान हुए हैं और 4 गाड़ी सीज भी हम लोगों ने किया है। इसमें विशेष फोकस जो हम लोग करते हैं गाड़ी की फिटनेस पे, गाड़ी में फर्स्ट एड बॉक्स है कि नहीं, फायर एक्सटिंग्विशर लगा है कि नहीं, और जहाँ तक आपने बात की ओवरलोडिंग की, ओवरलोडिंग भी इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। आप देखेंगे आरसी में मेंशन होता है कि कितने में वो गाड़ी पास है, कितने लोगों को ले जा सकती है। मसूरी में मजदूर संघ मसूरी द्वारा लगातार अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर शहीद स्थल पर धरना प्रदर्शन जारी है। मजदूर संघ के अध्यक्ष रणजीत चौहान और महामंत्री अजय टमटा ने कहा कि मजदूर संघ 3 सूत्रीय मांग, जिसमें साइकिल रिक्शाओं को ई रिक्शा में प्रवर्तन, शिफनकोट बेघर हुए 64 परिवारों के लिए आवास और मसूरी अपर माल रोड बेकरी हिल कार पार्किंग 1995 से 2023 की भांति मजदूर संघ के नाम किया जाए। आरोप है कि ये पार्किंग भ्रष्टाचार में लिप्त तत्कालीन पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता और अधिशासी अधिकारी अनुज गुप्ता के चहेते लोगों को काफी कम दरों में दे दी गई, जो नियमानुसार गलत है। उन्होंने कहा कि अगर 25 जुलाई तक सरकार और प्रशासन ने उनकी मांग को लेकर कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं की तो वो 26 जुलाई से मसूरी नगर पालिका परिषद के परिसर में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। आज दूसरा दिन था, लेकिन सरकार का कोई नुमाइंदा आज हमारे सूद लेने वहाँ पे कोई नहीं पहुँचा और आगे की जो रणनीति हमने बनाई है, आगे की जो कल भी हम बैठे रहेंगे। अगर कल तक भी कोई प्रशासनिक अधिकारी वहाँ पे आता है, हमें ठोस निर्णय देता है तो ठीक है, नहीं तो हम एक अनिश्चितकालीन धरना पालिका प्रांगण में देंगे।
रुड़की में पुरानी गंग नहर में मगरमच्छ दिखने से हड़कंप मच गया। इस दौरान नगर किनारे रनिंग कर रहे युवक ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इससे कांवड़ मेले में पहुंच रहे श्रद्धालुओं को भी मगरमच्छ से खतरा बना हुआ है। वनकर्मियों ने मगरमच्छ को जल्द ही पकड़ने का दावा किया है। हाईवे जोशीमठ के पास लाल बाजार मेरठ में 2 पहिया वाहनों के लिए मार्ग सुचारू हो गया है। देर रात से नीति बॉर्डर तक जाने वाली मुख्य सड़क बंद पड़ी थी। संबंधित विभाग की दो बड़ी मशीनें लगी। मुख्य नीति हाईवे मोटर मार्ग NH 107 लाल बाजार मेरठ के पास में सड़क खोलने में कुछ समय लग सकता है। BRO के तमाम आला अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद हैं। तो हाईवे जोशीमठ के पास लाल बाजार मेरठ में 2 पहिया वाहनों के लिए एक तरह से मार्ग को धीरे धीरे सुचारू करने की जो कोशिश की जा रही है। देर रात नीति बॉर्डर तक जाने वाली मुख्य सड़कें बंद पड़ी थी। भारी बारिश के चलते सड़क मार्गों पर भी असर पड़ा है। शिकारी से पर्यावरण संरक्षणवादी बने जिम कॉर्बेट की 149वीं जयंती जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में मनाई गई। कॉर्बेट ग्राम विकास समिति के सचिव मोहन पांडे ने कहा कि जिम कॉर्बेट ने इस पार्क में बहुत बड़ा योगदान दिया। स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के साथ साथ ये पार्क पर्यटन क्षेत्र में राजस्व उत्पन्न करने का भी काम करता है। जिम कॉर्बेट ने 31 वर्ष की आयु में 19 आदमखोर बाघों और 14 आदमखोर तेंदुओं को मार गिराया था। उन्होंने बताया कि उन्होंने 6 पुस्तकें भी लिखी जो बाद में बहुत लोकप्रिय हुई। 25 जुलाई 1875 को नैनीताल में जन्मे वे एक प्रसिद्ध शिकारी के रूप में जाने जाते थे, लेकिन बाद में वो एक संरक्षणवादी बन गए और भारत में कई राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों की स्थापना की। जिम कॉर्बेट साहब का 149वां जन्मदिवस हम मना रहे हैं। तो कॉर्बेट ग्राम विकास समिति, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और समस्त ग्रामवासी मिलकर इसको हम हर साल मनाते हैं, तो इस बार भी हम मना रहे हैं। तो जिम कॉर्बेट एक बड़े शिकारी हुआ करते थे। शिकारी होने के साथ साथ वो अच्छे इंसान भी थे। तो उनके द्वारा बनाई गई बहुत सारी हेरिटेज यहाँ पे आज भी मौजूद हैं। ये उनका घर है जो आप देख रहे हैं। इसके अलावा उनका विलेज है यहाँ पे छोटी हल्द्वानी, जहाँ पे उनके द्वारा बनाई गई चौपाल है, मोती हाउस है, एक वॉल है। इसके अलावा यहाँ पे एक कैनाल है जहाँ पे जो है वो फोटोग्राफी किया करते थे। सारी लेगेसी हमारे पास है। कॉर्बेट, जिनको जेम्स एडवर्ड कॉर्बेट या प्यार से हमारे यहाँ कुमाऊं में गोरा साधु कहा जाता था, उनका 149वां जन्मदिवस मनाया जा रहा है। और ये हम लोगों के लिए हर्ष की बात है कि वो हमारे आसपास रहे और उनकी जो स्मृतियां हैं वो हमारे आसपास शेष हैं। तो हमारे लिए एक पर्व की तरह होता है। जिम कॉर्बेट का जन्मदिवस हर वर्ष 25 जुलाई को मनाया जाता है धूमधाम से, चाहे वो कालाढूंगी हो चाहे कॉर्बेट हो, क्योंकि इस क्षेत्र से काफ़ी विशेष लगाव था उनका और साथ ही साथ उन्होंने जो योगदान यहाँ के लिए किया, जिसका कि आज तक हम लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। जो विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क जिसको कहा जाता है, वो ब्रिटिश टाइम में बनाया गया था। जिम कॉर्बेट महोदय की जयंती मनाई जा रही है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत। इसमें आज सुबह में हमने धनगढ़ी स्थित इंटरप्रिटेशन सेंटर में कॉर्बेट की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया है। वहाँ पे GIC ढिकुली के बच्चे आके उनका म्यूजियम का विजिट कराया गया है और जन जागरूकता एक वार्ता की गई है। इसी क्रम में कालागढ़ हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ भी प्रशिक्षु वन दरोगाओं के माध्यम से जिम कॉर्बेट की प्रतिमा पे माल्यार्पण किया गया है और जन जागरूकता, मानव वन्यजीव संघर्ष और जिम कॉर्बेट के जीवन पे विस्तार से चर्चाएं की गई हैं। नगर में गुरुवार को जिम कॉर्बेट की 149वीं जयंती पूरे उल्लास के साथ मनाई गई। इस कार्यक्रम में जहां और कॉर्बेट पार्क के अधिकारियों व कर्मचारियों ने भारी संख्या में भाग लिया, तो वहीं तमाम वन्य प्रेमी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए पार्क वार्डन अमित ग्वासाकोटी ने बताया कि जिम कॉर्बेट की 149वीं जयंती को लेकर सभी में काफ़ी उत्साह है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम को लेकर आज वृक्षारोपण करने के साथ ही कई कार्यक्रमों का आयोजन राष्ट्रीय उद्यान में किया गया। उन्होंने बताया कि जिम कॉर्बेट एक माने जाने शिकारी थे और उनके नाम पर कॉर्बेट का
पार्किंग की स्थापना की गई। तो उन्होंने बताया कि उनके द्वारा किए गए कार्यों पर भी आज प्रकाश डाला गया और कई जानकारियां लोगों को उपलब्ध कराई गई। तो उन्होंने बताया कि आज कार्यक्रम के माध्यम से जिम कॉर्बेट के मार्गों पर चलने का जहाँ एक और संकल्प लिया गया, तो वहीं कॉर्बेट पार्किंग को वन्य जीवों और वनों की सुरक्षा को लेकर भी शपथ ली गई है। उन्होंने बताया कि कॉर्बेट पार्कों को और विकसित करने के साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और युद्ध स्तर पर कार्य किए जाएंगे। इसको लेकर जागरूकता अभियान चलाने के साथ ही उन्होंने कहा भविष्य में भी इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता रहेगा। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जन टीवी। छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे, आप बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। पिथौरागढ़ जिले के तहसील बंगापानी ग्राम सभा पत्थरकोट धार खेत से गैला पत्थरकोट तक मोटर मार्ग पिछले एक सप्ताह से बंद होने से ग्राम सभा के गैला पत्थरकोट के लोगों को आवाजाही में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस कारण गांव तक खाद्यान्न सामग्री नहीं पहुंच पा रही है। स्थानीय निवासी विक्रम दानू ने बताया कि बार बार विभाग को मोटर मार्ग को खोलने के लिए मांग करने के बाद भी अभी तक मोटर मार्ग नहीं खोला गया। पिथौरागढ़ जिलाधिकारी धारचूला उप जिलाधिकारी से मांग की है कि संबंधित विभाग के खिलाफ कार्रवाई कर तत्काल मोटर मार्ग खोलने के लिए आदेशित करें, नहीं तो ग्रामीण उग्र आंदोलन करेंगे। धारखेत तोमेक पीएमजीएसवाई मोटर मार्ग पिछले एक सप्ताह से बंद पड़ी हुई है। मोटर मार्ग खोलने के लिए संबंधित विभाग पीएमजीएसवाई विभाग धारचूला को बार बार मांग करने के बाद भी अभी तक मोटर मार्ग नहीं खोला गया है, जिससे क्षेत्र के लोगों को आवाजाही करने में बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गांव तक खाद्यान्न सामग्री नहीं पहुंच पा रही है। अगर शीघ्र मोटर मार्ग नहीं खोला गया तो उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इसलिए उप जिलाधिकारी महोदय धारचूला और जिलाधिकारी महोदय पिथौरागढ़ से मांग करते हैं कि संबंधित विभाग को तत्काल मोटर मार्ग खोलने के लिए आदेशित करने की कृपा करें। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामगढ़ क्षेत्र में सेब की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसे राज्य की फल पट्टी के रूप में जाना जाता है। बागवानी विभाग के अनुसार 2021 में 14 किस्मों के साथ शुरू की गई पायलट परियोजना के परिणाम मिल रहे हैं और क्षेत्र में कई किसान सेब की खेती कर रहे हैं। क्षेत्र के किसानों का कहना है कि बागवानी विभाग के प्रयासों से वो अच्छी उपज देने में सक्षम हुए हैं। लोगों का मानना है कि क्षेत्र में सेब की खेती के बढ़ने से कई लोग खेती शुरू करने के लिए प्रोत्साहित होंगे और नौकरियों की कमी के कारण लोगों के पलायन को रोकने में मदद मिलेगी। बागवानी विभाग को उम्मीद है कि किसानों की सफलता की कहानी से प्रोत्साहित होकर और भी कई लोग इस पहल से जुड़ेंगे। भारत का पहला गांव नीति घाटी में एक ऐसा रहस्यमयी चमत्कारी गुफा मौजूद है जहां साक्षात्कार भोले के दर्शन होते हैं। उत्तराखंड देवभूमि में प्रसिद्ध 4 धाम विद्यमान हैं और साथ ही साथ कई ऐसे देवी देवताओं के प्रसिद्ध मंदिर मौजूद हैं जहां हर दिन नए नए चमत्कार होते हैं। और ऐसे में आज हम बात करने जा रहे हैं नीति घाटी में विद्यमान बाबा टिम्बर शेण महादेव जी की गुफा की, जिस गुफा का नाम वैसे तो शिव भक्त छोटा अमरनाथ के नाम से पुकारते हैं। आपको बता दें, नीति घाटी में ये भगवान महादेव का चमत्कारी रहस्यमयी गुफा नीति गांव से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर खड़ी चढ़ाई पार करने के बाद आती है। भारत का प्रथम गांव के रूप में जाना जाता है नीति घाटी को। जिस नीति घाटी में है भगवान टिम्बर सेन महादेव जी की गुफा, जिस गुफा तक जाने के लिए तकरीबन 1 किलोमीटर के आसपास खड़ी चढ़ाई पार करनी होती है। आपको बता दें कि जिस गुफा के भीतर होते हैं आए दिन नए नए चमत्कार। गुफा के कुछ दूरी पर एक ऐसी गंगा बहती है जिसका रंग दूध की तरह होता है, जिसे दूध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। आपको यह भी बता दें कि आजकल सावन का पवित्र महीना चल रहा है और ऐसे में शिव भक्त बाबा टिम्बर सेन महादेव जी की गुफा तक पहुंच रहे हैं। वैसे तो बाबा टिम्बर सेन महादेव जी को छोटा अमरनाथ के नाम से भी जाना जाता है। यूं ही नहीं कहा जाता है उत्तराखंड को देवभूमि, जिस देवभूमि में है 4 धाम मौजूद और कई
ऐसे ऐसे रहस्यमयी मंदिर मौजूद हैं उत्तराखंड में, जिन मंदिरों में आए दिन नए नए चमत्कार होते हैं। कई रहस्य छिपे हुए हैं उन मंदिरों में। कैमरामैन साथी आदित्य भंडारी के साथ नवीन सिंह। प्रदेश भर में मानसून की दस्तक के बाद भारी बारिश का दौर जारी है। पूरे प्रदेश में अगर बारिश की बात करें तो मानसून के दौरान सामान्य बारिश हुई है। बता दें कि 2 से 3 जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश सामान्य से कम आंकी गई है, बाकी जिलों में सामान्य बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह का कहना है कि प्रदेश में 2 से 3 जिले ऐसे हैं जहां पर मानसून की दस्तक के बाद अब तक बारिश कम दर्ज की गई, बाकी जिलों में अच्छी खासी बारिश देखने को मिल रही है। हालांकि आने वाले 4 से 5 दिन तक प्रदेश के ज्यादातर हिस्से, खासकर कुमाऊं क्षेत्र के अलावा राजधानी देहरादून सहित टिहरी और पौड़ी जिले में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। तो अभी जो पास्ट का अगर देख लें, सीजन की हम बात करें तो उसमें बिल्कुल हम नॉर्मल पे पहुंच गए हैं। -4 है तो -19 से +19 के बीच अगर रेन मिली है तो वो नॉर्मल में आती है। और इसी तरह अगर मंथ की बात करें तो मंथ में तो हमारा थोड़ा जो है 1% अभी ज़्यादा ही है, +19 से ऊपर ही है, +20 तक आ रहा है आज की डेट में। और डेली की भी बात करें तो ठीक है, नॉर्मल मानसून मिल रहा है रेगुलरली डे टू डे में, आज भी वो नॉर्मल रहा है। और हैवी रेन से अगर बात करें तो वो भी मिली है पास्ट 24 आवर्स में, जैसे आपका जो है मसूरी में 120 mm मिली है, इसी तरह कपकोट में है बागेश्वर में तो उसमें जो है 100 mm मिली है। इसी तरह आप देखेंगे जो लोहार खेत वहाँ 68 है, उखीमठ में भी 60 mm है, चमोली में भी अच्छी रेन मिली है। जोशीमठ में देर रात से पहाड़ों में मूसलाधार बारिश हो रही है और इसके चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग से लेकर नीति हाईवे अलग अलग जगह पर पूरी तरह से बाधित हो गया है। इस कारण इन दोनों मुख्य राजमार्ग की बात करें तो मुख्य सड़कों पर वाहनों की लंबी कतार लग चुकी है। आपको बता दें कि जोशीमठ के बड़ा गांव से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर मेराग गांव बसा हुआ है और ठीक मेराग लाल बाजार नामक जगह पर नीति घाटी तक जाने वाले हाईवे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। इस कारण यहां पर सुबह से ही दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग चुकी है। स्थानीय लोगों की बात करें तो इनका कहना है कि पिछले 6 महीने से लगातार संबंधित विभाग को जानकारी दी गई, लेकिन विभाग ने काफी लापरवाही बरती है। यह है कि HMBS कंपनी लगभग 6 महीने से यहाँ पे काम कर रही है लाल बाजार मेरठ जोशीमठ में। इन लोगों को हमने 6 महीने से लगातार निवेदन किया कि आप जल्दी से जल्दी नीचे दीवार बनाइए, पुस्ता बनाइए। ये लोग तब भी ढीली ढाली चाल में बना नहीं रहे हैं। आज स्थिति ऐसी आ गई है कि हम लोगों के निवेदन करने के बावजूद भी, शासन प्रशासन को निवेदन करने के बावजूद भी ये लोग ठीक से नीचे से दीवार नहीं बना पा रहे। अभी भी हमारा निवेदन ये है HMBS कंपनी से और BRO से, जिनका भी ज्वाइंट ऑपरेशन होता है, तो जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश की जाए ताकि पूरा गांव नीचे ना आए। मेरी खुद यहाँ पे ज़मीन है, हम शासन प्रशासन से 6 महीने से नहीं 20 साल से लड़ रहे हैं कि आप कृपा करके पहले संबंधित काश्तकारों के लगी हुई रोड साइड की ज़मीन का भुगतान कर दीजिए, तब जाके रोड काटिए। हम रोड किसी भी हालत में नहीं काटने देंगे ऊपर, क्योंकि ये 6 महीने की ढील ढलाई और होल हवाल है HMBS कंपनी का और BRO का। ये लोग दीवार बनाना ही नहीं चाहते हैं, नासूर बना दिया, इतनी कटिंग कर दी नीचे, दीवार लगाने की नौबत नहीं आई, आज रोड ब्लॉक हो गई है। इस समय जन टीवी ग्राउंड जो है नीति 107 पर यानी कि नीति हाईवे पर मौजूद है। और आपको बता दें कि नीति हाईवे के समीप एक गांव और पड़ता है जिसका नाम मेरठ लाल बाजार है। और इसी मेरठ लाल बाजार में नीति हाईवे अब पूरी तरह से बाधित हो गया है, जिसके चलते जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उन्हें काफी दिक्कतों का यहाँ पर सामना करना पड़ा है। वहीं बात करें नीति हाईवे लाल बाजार नामक जगहों पर, तो दोनों तरफ इस जगह पर अब वाहनों की लंबी कतार लग चुकी है। ये देख सकते हैं तस्वीरों में, जन टीवी दिखाए इस वक्त ग्राउंड जीरो की पूरी तस्वीर ये देख सकते हैं। ये नीति हाईवे 107 है और यहाँ पर आप देख सकते हैं लोग किस तरह से आवाजाही कर रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग चुकी है, जिसके चलते जो यहाँ के जो लोग रोजमर्रा की चीजें लेने के लिए जोशीमठ मुख्य बाजार तक पहुंचते हैं, उन्हें यहाँ पर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ये देख सकते हैं तस्वीरें, सामने की तस्वीरें, किस तरह से लोग आवाजाही कर रहे हैं। सामने आप पूरी तरह से दिखाएं, संबंधित विभाग की मशीनें लग चुकी, हालांकि सड़क निर्माण कार्यों में, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि संबंधित विभाग यहाँ पर कछुए की भांति निर्माण कार्य कर रहा है। ये देख सकते हैं ऊपर की तस्वीरें में जरा दिखाना चाहूंगा। ये देख सकते हैं ऊपर जो है मेरठ गांव बसा हुआ है, पूरा मेरठ गांव किस तरह से खतरे की जद में आ चुका है, ये आप तस्वीरों में देखकर ही समझने वाले हैं। सैकड़ों की तादाद में इस वक्त नीति हाईवे लाल बाजार के समीप यहाँ पर लोगों की भीड़ जमा हुई देखी जा सकती है। कैमरामैन साथी आदित्य भंडारी के साथ नवीन सिंह, जोशीमठ।
इन सभी खबरों के साथ जन टीवी उत्तराखंड में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।